नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और हिमाचल समाचार विस्तार से। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति का सचिव नियुक्त किया है। नड्डा पार्टी के बुजुर्ग नेता लालकृष्ण आडवाणी के खेमे के अनंत कुमार की जगह लेंगे। वह पार्टी की सर्वाधिक ताकतवर इकाई संसदीय बोर्ड में भी शामिल है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के संदर्भ में उम्मीदवारों के नामों की चर्चा करने से पहले शाह ने महासचिव नड्डा को सीईसी के सचिव के रूप में एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। इससे पहले शाह उन्हें संसदीय बोर्ड में शामिल करने के बाद जम्मू कश्मीर का चुनाव प्रभारी नियुक्त कर चुके हैं। 15 सदस्यीय सीईसी चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के नाम और चुनावी संबंधी अन्य अहम मामलों पर निर्णय लेती है। अभी तक सीईसी सचिव पद की जिम्मेदारी अनंत कुमार संभाल रहे थे। उनसे पहले शिवराज सिंह चौहान भी यह जिम्मेदारी निभा चुके हैं। नई सीईसी का पहला काम हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देना होगा। सीईसी के अन्य सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू और नितिन गडकरी हैं। हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा पंचायती राज एक्ट में किए गए संशोधन को लेकर जिला परिषद सदस्य भड़क गए हैं और एक्ट में किए गए संशोधन को लेकर भाजपा व कांग्रेस के जिला परिषद के सदस्यों ने हमीरपुर के बचत भवन में इकट्ठे होकर संघर्ष की नीति बनाई। प्रदेश भर से आए जिला परिषद सदस्यों ने शिमला, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, चंबा, सिरमौर, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन सहित पूरे सदस्यों ने शिरकत की। हमीरपुर के बचत भवन में आयोजित बैठक में जिला परिषद सदस्यों ने पंचायती में 13वें वित्त आयोग में की गई फेरबदल को लेकर चिंता व्यक्त की है। बैठक में चर्चा की गई कि एमपी एमएलए के फंड को गाइडलाइंस की जरूरत नहीं होती, तो ऐसे में नई गाइडलाइंस के तहत अब कोई भी काम करने के लिए गाइडलाइन पूरी करनी पड़ेगी। पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए बाहरी प्रदेशों की तरह गाइडलाइन को रखा जाए ताकि विकास की राह को तेज किया जा सके। पंचायती राज का जो 13वां वित्त आयोग है उसकी गाइडलाइन में फेरबदल को लेकर मीटिंग रखी गई है। इन गाइडलाइन में जो 50% जिला परिषद का और 30% ये जो पंचायत समितियों का पैसा है इसके बारे में चेंज हुआ। 50% में 20% इन्होंने जो कन्वर्जेंस में डाल दिया और पंचायत समिति का 20% का कन्वर्जेंस में डाला। इसको लेकर लोगों में रोष है क्योंकि एक चुना हुआ प्रतिनिधि एमपी है या एमएलए है, उनका जो आवंटन है उसमें कहीं गाइडलाइंस की वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब वहाँ ज़रूरत नहीं है तो पंचायती राज को बाउंड करने की ये उद्देश्य ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि पंचायती राज गली गली घर घर तक जो है अपना प्रशासन घर द्वार देता है। सांसद रामस्वरूप शर्मा के कुल्लू पहुंचने पर सर्किट हाउस का कोई कमरा प्रशासन द्वारा न खोले जाने पर भाजपा पार्टी ने रोष जताया और पार्टी ने इसे सांसद का अपमान बताया। इस मामले को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह ठाकुर ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और कुल्लू जिला प्रशासन के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। इस बात पर भाजपा जिला अध्यक्ष और मनाली के विधायक गोविंद सिंह ठाकुर ने सबसे पहले कुल्लू की भाजपा पार्टी से अपनी नाराजगी व्यक्त की। गोविंद ने कहा कि 7 सितंबर को कुल्लू के सर्किट हाउस में सांसद रामस्वरूप शर्मा पहुंचे, लेकिन पौने घंटे तक वो सर्किट हाउस की लॉबी में घूमते रहे, लेकिन प्रशासन द्वारा उनके बैठने के लिए कोई कमरा नहीं खोला गया। उन्होंने आगाह किया कि आगे से इस तरह की बात को ना दोहरा जाए। गोविंद ने इस मामले को सरासर सांसद का अपमान बताया है। प्राप्त है 7 तारीख को इस कुल्लू के सर्किट हाउस में लगभग दोपहर 2 बजे हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्री रामस्वरूप शर्मा जी आए और उसके बाद उन्होंने हमको टेलीफोन करके बताया कि लगभग आधा पौना घंटे से मैं सर्किट हाउस की लॉबी में घूम रहा हूं और मेरे लिए यहां पर बैठने के लिए कमरा नहीं खुल रहा है और जबकि प्रोटोकॉल के मुताबिक लोकसभा के सांसद को 1 नंबर कमरा खुलना चाहिए था, 1 नहीं तो 2 नंबर कमरा, लेकिन अधिकार 1 नंबर पर। और फिर ये दोनों कमरे उस समय खाली थे और खाली होने के बावजूद प्रशासन ने वो कमरे उनके बैठने के लिए नहीं खोले और इसलिए आज हमने जाकर के जिलाधीश को
हमारे मेंबर पार्लियामेंट की नाराजगी से अवगत करवाया। पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक सुरेश कश्यप ने सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार पर पच्छाद चुनाव क्षेत्र के अनदेखी के आरोप लगाए हैं। विधायक का कहना है कि जब से राज्य में कांग्रेस ने सत्ता संभाली है तभी से कांग्रेस में विकास कार्य रुके हुए हैं। सरकार द्वारा क्षेत्र के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। विधायक कश्यप राजगढ़ में पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि सरकार के समय में कोई नया काम नहीं हुआ है, सारे कार्य पूर्व की भाजपा सरकार के समय हुए हैं। कांग्रेस पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र के विकास को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के स्कूलों में जहां अध्यापक नहीं है वहीं अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है। विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। कांग्रेस नेता मात्र यहां तबादलों तक ही सीमित है। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में कोई भी नया कार्य सरकार ने नहीं किया। विकास के कार्य ठप पड़े हुए हैं और यहाँ के जो तथाकथित नेता हैं वो केवल अखबारों में सुर्खियां बटोरने के लिए और झूठी घोषणाएं करने में लगे हुए हैं। रेणुका झील में बीते रविवार को शिक्षक द्वारा सुसाइड किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शिक्षक के घर से बरामद सुसाइड नोट में शिक्षक ने अपनी मौत के लिए शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। अब पुलिस शिक्षा विभाग के इन अधिकारियों पर शिकंजा कसने की तैयारियों में है, जिसमें जल्द गिरफ्तारी संभव है। नाहन में हिमाचल राज्य के शिक्षक संघ, शारीरिक शिक्षक संघ व संस्कृत शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक से मिला और दोषी लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। जानकारी के मुताबिक इस मामले में नाहन के उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय में कार्यरत एक अधीक्षक पर गाज गिर सकती है। बताया जा रहा है कि अधीक्षक द्वारा तबादले को लेकर इस शिक्षक को पिछले लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे मजबूर होकर शिक्षक ने आत्महत्या कर ली। आज हम जिला सिरमौर पुलिस अधीक्षक से मिलने न्याय मांगने के लिए यहाँ पर आए थे कि क्योंकि उन्होंने आत्महत्या की है और साथ में उनका एक सुसाइडल नोट जो है वो पुलिस को बरामद किया है, पुलिस ने बरामद किया है। जो भी घटना जिस प्रकार से भी हुई, ये आत्महत्या तक उन्होंने कदम उठाया तो इसमें जो है वो सही कदम उठाना चाहिए। रविवार सुबह एक डेड बॉडी मिली थी जिसे रिट्रीव कर लिया गया था, जो कि हमें बाद में इंक्वायरी में पता चला था कि वो एक हमारे अध्यापक थे यहाँ बनेटिस के रहने वाले, उनकी थी। सुसाइड नोट पे उन्होंने अपनी आत्महत्या के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया है कि उन्होंने उन्हें अबेट किया सुसाइड के लिए। उसी के बेस पे उन्हीं के विरुद्ध साक्ष्य वगैरह इकट्ठे किए जा रहे हैं और जो भी उनके सुसाइड नोट पे जो भी तथ्य हमारे सामने और डिपार्टमेंट में जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों पे छानबीन की जा रही है। मशरूम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सोलन ने अपनी पहचान देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बना ली है। खुम्ब अनुसंधान निदेशालय सोलन में हर साल 10 सितंबर को राष्ट्रीय मशरूम मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से किसान भाग लेते हैं। इस बार मेले के दौरान निदेशालय के वैज्ञानिकों द्वारा खुम्ब तकनीकों में हो रहे विकास की जानकारी दी गई व समस्याओं का निदान भी किया गया। खुम्ब मेले का शुभारंभ सांसद वीरेंद्र कश्यप ने किया। उन्होंने इसकी सराहना करते हुए कहा कि यहाँ पर कई तरह की मशरूम हैं जिनमें औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। इस प्रकार की प्रदर्शनी से किसानों को काफी लाभ होता है और उन्हें अपनी जीविका कमाने में भी मदद मिलती है। इस उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। जो हमारा यहाँ का डायरेक्टरेट है, यहाँ पर अपनी टीम के द्वारा जो जिस तरह का प्रयास हुआ है उससे यहाँ के स्थानीय किसानों में जो है वो मशरूम प्रोडक्शन के लिए जो है वो काफ़ी उत्साहवर्धक जो है यहाँ की टेक्निक जो है उन्होंने अपनाई है और उससे किसानों को दोहरा लाभ हुआ है। एक तो ये जो मशरूम है केवल मात्र सब्जी के लिए नहीं उगाई जाती है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है और ये बहुत सी दवाइयों में जो है उसका प्रयोग किया जाता है। इस दृष्टि से भी और दूसरा जो है आर्थिक जो स्थिति है हमारे किसानों की वो बेहतर हुई है। खुम्ब अनुसंधान निदेशालय के डायरेक्टर के अनुसार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मशरूम मेला लगाया गया, जिसमें 18 राज्यों से आए लगभग 800 किसानों ने हिस्सा लिया। इस मेले में विभिन्न तरह के मशरूम की प्रदर्शनी लगाई गई और इनके बारे में किसानों को अवगत भी कराया गया। हर साल की तरह
हम 10 सितंबर को जिस दिन सोलन को खुम्ब शहर घोषित किया गया था, मेले का आयोजन करते हैं। यहाँ पर हमारी जो भी उपलब्धियाँ हैं किसान भाइयों के लिए उनको दर्शाते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से किसान भाई आते हैं और एग्जीबिशन लगाने के लिए दूसरे साथी आते हैं और उनके इंटरेक्शन से सभी को भरपूर लाभ होता है। इस साल भी हमारे पास 700-800 किसान 17-18 स्टेट से इस मेले में शिरकत कर रहे हैं। मोहाली से आए अमरप्रीत ने बताया कि उन्होंने मेले में ऑर्गेनिक उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है और सभी को ऑर्गेनिक खेती के लाभ बता रहे हैं, क्योंकि कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मानव शरीर पर बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही इससे मिट्टी की गुणवत्ता भी खत्म हो रही है। जो ऑर्गेनिक खेती करवाती है और हमारे पास ज़मीन पोली करने के लिए और उसका झाड़ बढ़ाने के लिए के ह्यूम है और के वेट और जाइम 3 चीज़ें हैं हमारे पास, जो काफ़ी किसान को लाभ मिलता है उससे। और रूट्स काफ़ी बड़ी हो जाती हैं जिससे झाड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और फूल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है हर फसल का, तो ग्रोथ काफ़ी होती है। और ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो पेस्टिसाइड का जो बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं काफ़ी देर से मशरूम का काम करता हूँ और बढ़िया सफलता मिलती है। 600-700 क्विंटल भुस्से का मैं आए साल काम करता हूँ। उसमें हमें आपने को भी और हमारे परिवार को, बच्चों को भी बड़ी बढ़िया सफलता प्राप्त है। इस मेले में आने से हमारे को बहुत कुछ मिला है सीखने के लिए और हमारे कुछ पाने के लिए। देश में मशरूम से बने शाही पकवानों की सौगात देने वाले और खुम्ब नगरी के तमगे से नवाजे जाने वाले सोलन की पहचान अब पूरे विश्व में बनती जा रही है। सोलन से मनोज शर्मा के लिए विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज़। हमीरपुर डिग्री कॉलेज में बीकॉम प्रथम वर्ष के सैकड़ों विद्यार्थियों को नए सत्र में किसी अध्यापक द्वारा पढ़ाए नहीं जाने से गत 2 महीनों से पढ़ाई बाधित हो रही है। वहीं अब इस सप्ताह से बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के हाउस टेस्ट लगाए जाने की बात पर विद्यार्थियों में गहरा रोष पनप रहा है। सवाल यह है कि आखिरकार बिना अध्यापक के पढ़ाई कैसे करें और हाउस टेस्ट में क्या करें। साथ ही विद्यार्थियों को अगर हाउस टेस्ट में अंक कम आते हैं तो बाद में रूसा के नियम के अनुसार असेसमेंट में भारी कटौती होने की आशंका विद्यार्थियों के मन को सता रही है। बीकॉम प्रथम वर्ष के सैकड़ों छात्रों की दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कोई भी अध्यापक उन्हें नहीं पढ़ा रहा है और इससे परीक्षा में उनका आउटपुट खराब आएगा। उधर कॉलेज प्रशासन के द्वारा भी विद्यार्थियों की बाधित हो रही पढ़ाई को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि कॉलेज प्रिंसिपल को भी इस समस्या के बारे में बताया गया, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। विद्यार्थियों का कहना है कि अब परीक्षा के संबंध में उनकी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीकॉम आजकल आपको बता दूँ, उसके अनुसार एक असेसमेंट का प्रोसीजर चल रहा है कि बच्चों के टेस्ट लिए जाएंगे 15 या 50 नंबर के, उसी हिसाब से उनको असेसमेंट भेजी जाएगी। बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के साथ शिक्षक के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है कि उनके टीचर्स, एक आधे सिलेक्टेड टीचर और 4 सिलेक्टेड टीचर नहीं है। वो बच्चे आज इशू उठा रहे हैं कि हम पेपर किस बेस पे देंगे और हमें 0 मार्क्स आते हैं, असेसमेंट किस बेस पे दी जाएगी। तो प्रधानाचार्य के द्वारा उनको ऐसा भाषण दिया गया कि आप पेपर 2 पर ध्यान से लगाओ, आपको 0 नंबर आते हैं, आपके असेसमेंट देखी जाएगी। बच्चों का ये इशू आज कि हमारे प्रॉपर क्लासेज क्यों नहीं लग रही हैं और हम पेपर इस बेस पे नहीं देना चाहते। तो इस प्रधानाचार्य, हमारे इस कॉलेज के प्रधानाचार्य का कहना है पेपर तो आपको देना पड़ेगा, चाहे आप 0 नंबर आए, चाहे आपको 15 में से 15 नंबर आए। वहीं इस मामले पर प्रिंसिपल चंचल कपूर का भी मानना है कि बीकॉम के छात्रों की पढ़ाई के लिए दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इस कक्षा के लिए जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी और गेस्ट लेक्चर लगाए जाएंगे ताकि पढ़ाई सुचारू ढंग से चल सके। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कॉमर्स में। यहाँ 7 टीचर्स, एक प्रमोट हो गए हैं, प्रिंसिपल बन चुके हैं और दूसरे ट्रांसफ़र हुए हैं नीति। तो 2 टीचर्स जाने से यहाँ दिक्कत आई है। 2 बार हाउस टेस्ट होते हैं, यानी मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं, टेस्ट होते हैं मिड टर्म 2 बार, और इनको साथ में गाइड किया गया है, क्योंकि जब टीचर्स आए तो उन्होंने बताया कि हम इनको साथ साथ गाइड करते हैं। बुक्स के बारे में इनको बताया गया है, जो सिलेबस है सारा डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन स्टूडेंट्स ने कभी टीचर से मिलके अपनी प्रॉब्लम्स कभी डिस्कस नहीं की। 2 महीने के बाद प्रिंसिपल साहब इस समस्या को तो मान रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि छात्र आखिरकार परीक्षा कैसे देंगे।
हमीरपुर से अरविंदर सिंह के लिए विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज़। और एक और बड़ी अहम खबर हिमाचल प्रदेश के मंडी से। मंडी जिला के सदर उपमंडल के तहत आने वाली कमान के पास पहाड़ी दरकने से नीचे बहने वाली ऊहल नदी पर झील बन गई है। बारिश के कारण पहाड़ी की जमीन ढीली पड़ गई थी, जिस कारण पहाड़ी पर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा नीचे बह रही ऊहल नदी में जा गिरा। इस कारण ऊहल नदी के पानी का बहाव रुक गया है और वहां पर एक कृत्रिम झील बन गई है। पानी का बहाव तेज है और झील के पानी में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रशासन ने समय रहते झील के पास वाले सभी मकानों को खाली करवा दिया है और साथ ही बात की चेतावनी भी जारी कर दी है कि ऊहल नदी के किनारे रहने वाले लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। झील के पास वाले लोगों को प्रशासन ने स्कूल की एक बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया है। प्रशासन को अंदेशा है कि आर्टिफिशियल झील कभी भी कहर ढा सकती है और इससे भारी नुकसान हो सकता है। हमने प्रशासन की ओर से यहाँ पे ये निर्णय लिया कि यहाँ से करीब आधा किलोमीटर नीचे जाके कमान गांव है, जहाँ IIT भी है, तो इस रिवर के किनारे जितने भी घर हैं उन सबको हम वहाँ खाली करवा रहे हैं। हमें अंदेशा है, वी आर इन अ डाउट कि यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक बन सकता है और जब वो आर्टिफिशियल लेक बनेगा तो जो वाटर का जो फ्लो है वो स्टॉप होगा, फिर वो फर्दर फोर्स जनरेट करेगा, तो यहाँ पे एक मैसिव फ्लडिंग हो सकती है, इसकी आशंका है। पूरे देश में जहां अवैध खनन को लेकर सरकार और प्रशासन सख्त हुआ है, साथ ही खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और चालान कर जुर्माना किया जा रहा है। इसी के तहत ट्रैक्टर मालिकों ने कांगड़ा के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में एक बैठक का आयोजन किया। इस मौके पर ट्रैक्टर मालिकों ने प्रशासन की दोहरी नीति की निंदा करते हुए कहा कि प्रशासन की ओर से ट्रैक्टर मालिकों के खिलाफ तो कार्रवाई की जाती है, लेकिन क्रशर मशीनों और JCB मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि उन्हें ही खनन के लिए उपयोग में लाया जाता है और उनके पास भी किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं होती। ट्रैक्टर मालिकों का कहना है कि अगर सरकार इस ओर कोई कड़ा रुख नहीं अपनाती है तो वह अपने ट्रैक्टरों को तहसील और जिला मुख्यालयों में खड़ा कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया कि जो और रिटर्न जो क्रशर मालिक हैं उनकी भी कोई परमिशन नहीं है, लीज नहीं है उनके पास, बहुत धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। फिर SDM साहब ने हमें बताया कि आप रिटर्न कंप्लेंट दो। हमने 6 तरीके की रिटर्न कंप्लेंट दी हुई है, मगर आज तक कोई भी क्रशर वाले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गाड़ियाँ धड़ाधड़ टिप्पर ट्राले लोड होकर के जा रहे हैं, क्रशर चले हुए हैं और जो भी इस एरिया का प्रशासन है वो सारा सोया हुआ है। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में 1972 में बने पौंग डैम के विस्थापित आज भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, क्योंकि अभी तक उनके हक उन्हें प्रदेश की ओर से नहीं मिले हैं। अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है। पूर्व नूरपुर विधायक राकेश पठानिया और भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश धवाला ने जूस पिलाकर भूख हड़ताल खत्म करवाई। रमेश धवाला ने विस्थापितों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, साथ ही उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। आठवें दिन ये जो आंदोलन है ये इस संभावना के साथ स्थगित किया जा रहा है कि हिमाचल सरकार की तरफ से जो हमें ज़बानी वायदे किए गए हैं, खास करके हिमाचल सरकार के सबसे बड़े अधिकारी मुख्य सचिव की ओर से जो वायदे किए गए हैं उनको पूरा किया जाएगा।
हिमाचल समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।